क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो हमारे आसपास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं इनसे हमारे फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर ये हमारे फ्यूचर को कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला है? नहीं ना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एआई का पूरा कुंडली खोल के आप सभी के सामने रख देने वाले हैं। जी हाँ, एआई का शुरुआत से लेकर एआई कैसे हमारे लिए डेंजरस है और एआई से मैं आप सभी को कैसे बचाने वाला हूँ, या फिर एआई से बचने का मैं आप सभी को कैसे कैसे टिप्स देने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही रोमांचित होने वाला है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पर न्यू है जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी बकवास के अपने आज का वीडियो शुरू करते हैं। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons by a lot. The machine, just like a global nuclear war was. चलिए गाइस, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एआई का शुरुआत कैसे हुआ और कहां से हुआ। जी हां, एआई का शुरुआत एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था 1950 से लेकर 1960 के बीच में। दरअसल गाइस, एलन ट्यूरिंग नाम के साइंटिस्ट ने अपने ट्यूरिंग टेस्ट के दौरान ये बताया था, उन्होंने क्या किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि उन्होंने एक मशीन के ऊपर ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट किया। इससे क्या हुआ कि जब मशीन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को डाला गया तो यहीं से हमें पता चलता है कि एआई का शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुआ। और 1956 ईस्वी में हमारा डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको कि माना जाता है बर्थ प्लेस ऑफ एआई। और गाइस, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे 4 मेन लोग आए हुए थे, जो कि थे हमारे पहले थे जॉन एमसी कार्थी, मार्विन मिस्की और हमारे नेथनल रोस्टर और हमारे क्लॉड सैनॉन। इनमें से जो आपका एमसी कार्थी सर है, उनका एक मेन रोल रहा है। जी हाँ, उन्होंने ही एआई का अपने एआई जो वर्ड है वो अपने मुंह से पहली बार इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बोला था। लेकिन उनको क्या पता था ये एआई वर्ड कितना हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। गाइस, इन सभी का इस मीटिंग करने का पर्पस था वो था एआई का शुरुआत करने का जो मेन पर्पस था वो था इनका कैलकुलेशन, साथ में जो था इनका ऑटोमेशन। जी हाँ, आज आप सभी जानते हैं कि ऑटोमेशन के ऊपर हमारी मतलब कि हमारा पूरा टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के ऊपर ही डिपेंड हो गया है। ऑटोमेटिक रोबोट्स आ गए, ऑटोमेटिक सेंसर्स आ गए, ऑटोमेटिक कार्स आ गए, ऑटोमेटिक ट्रेन्स आ गए, ऑटोमेटिक प्लेन्स आ गए, मतलब कि यार सभी चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं। तो ये भी एक ऑटोमेशन का ही मॉडल थे। उसके बाद हमारा प्रेडिक्शंस भी इसी में शामिल था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसका अगर पॉजिटिव साइड था तो इसका नेगेटिव साइड भी था। जी हाँ, जॉब डिस्प्लेसमेंट उस टाइम से ही शुरू हो गया था, उसका एथिकल कॉन्सर्न्स उसी टाइम से शुरू हो गए थे। लेकिन अभी ये बाद में जाकर बढ़ने वाला है, इसके बारे में आपसे बाद में बात करता हूँ। पहले आप ये जानिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस 1956 में हुआ था। मैंने बताया कि वहां से एआई का बर्थ प्लेस था, वहीं एआई का बर्थ प्लेस था और वहीं से एआई का शुरुआत हुआ। लेकिन 1956 के बाद एआई के कंपनी जो थे, एआई रिसर्च फील्ड में जो कंपनीज थे, उन पर बूम आया और वो सभी धीरे धीरे ग्रो करने लगे। हाँ, आज के हमारे युग जैसा ग्रो नहीं हो रहे थे। अब ये नहीं कि आज का हमारा टेक्नोलॉजी और उस समय का टेक्नोलॉजी बहुत ही डिफरेंस था, तो ये तो हम कभी सोच नहीं सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज इतना बूम आया होगा। लेकिन हाँ, वो उस टाइम पर अपने कंपनीज के मुकाबले में सबसे ज्यादा हाई लेवल पर थे और वो सबसे ज्यादा डेवलप कर रहे थे। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर कोई कंपनी बूम करती है, अगर कोई कंपनी डेवलप करती है तो उसके इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमें अमेरिका के 2 कंपनी सामने आई जो कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थी। पहला था हमारा RAND कॉर्पोरेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी था। गाइस, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी का मतलब ये होता है कि वो आपको सर्विस तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बदले में आपसे कोई भी पेड कोई भी पैसा नहीं लेंगे, वो आपको फ्री में सर्विसेज देते हैं। और RAND कॉर्पोरेशन का जो मेन मेन्यू था वो था उनका डिफेंस और सिक्योरिटी। उन्होंने अपना फंडिंग किया एआई कंपनी के अंदर और उनका जो मेन पर्पस था वो था, इनका पैसा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इनका नेम ही था नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, तो इनका पैसा तो बिल्कुल नहीं था। इनका मेन था डिफेंस और सिक्योरिटी। लेकिन हाँ, इन्होंने अपने रिसर्चर्स को भी बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा एआई फील्ड में काम कीजिए और इसको इंप्रूव कीजिए। और जो दूसरा कंपनी था वो था हमारा IBM। गाइस, ये भी हमारा अमेरिका का ही कंपनी है। इसने क्या किया कि इसने अभी अपना इस एआई फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा ही योगदान दिया है और साथ में इसने अपने रिसर्चर्स को, इसके जितने भी रिसर्चर्स थे उन सभी को इसने इंकरेज किया कि आप एआई फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा वर्क कीजिए और इसको बढ़ावा दिया कि आप इसको ज्यादा बूम लाइए और इसको डेवलप कीजिए। लेकिन हाँ गाइस, एक बात कहा गया है कि हमेशा खुशी का पल ही नहीं जा सकता। जी हाँ, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम आया
1980 के दौरान आया एआई विंटर। अब आप ये मत समझिएगा ये जो हमारा आज का विंटर चल रहा है ऐसा विंटर नहीं है, ये था एआई विंटर। एआई विंटर का कहने का मतलब साफ समझ सकते हैं कि मतलब कि उसके कंपनी के अंदर गिरावट आई, उसके कंपनी में बहुत ज्यादा मतलब कि जम्स आ गया था। इसका रीजन बताया गया था कि जो रिसर्चर थे वो क्या करते थे, जितना उस पर रिसर्च करते थे, जितना ज्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे, उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो था उनका प्रैक्टिकली उतना मतलब कि उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ही कम आता था। साथ में जो उनका फंडिंग था वो भी कम होता था, लेकिन जो उनका मेन रीजन था वो था हमारा एक्सपेक्टेशन। जी हाँ, एक्सपेक्टेशन था कि इनका अच्छा रिजल्ट है, लेकिन वैसा रिजल्ट इनको नहीं मिल पाता था। तो क्या हुआ, इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे घटने लगा और उस टाइम उनको रिसोर्सेज भी नहीं मिल पाते थे, तो इनका इंटरेस्ट घटने लगा और धीरे धीरे इसमें गिर गए। तो क्या हुआ, उस समय हमको एआई विंटर देखने को मिला। लेकिन गाइस 21वीं सेंचुरी में फिर से लोगों का इंटरेस्ट जग गया, फिर से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का इंटरेस्ट जग गया इसमें काम करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जो पहले लोग मतलब रिसर्च करते थे उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो कहीं ना कहीं फुलफिल होने लगा था, और उसके बाद हमारा रिसर्च था उसका जो फंडिंग था वो भी बढ़ने लगा था। मैं आप सभी को फंडिंग का एक राज बताऊंगा, उसके वजह से इनका इंटरेस्ट बढ़ा था, वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। और अब गाइस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। जी हाँ, 21वीं सेंचुरी में ही हमारा ओपन एआई, जिसको कि आज आप सभी जानते हैं, उसका एस्टेब्लिश हुआ। और ओपन एआई के ही बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आज हम सभी यूज करते हैं। उन्हीं में से उनका एक मॉडल है हमारा जीपीटी। जी हाँ, चैट जीपीटी जब आप सभी यूज करते हैं, जीपीटी 2, जीपीटी 1, जीपीटी 3, आज हम सभी जीपीटी 3.5 पर डेवलप भी हो चुके हैं। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा जीपीटी है उसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, तो ऐसे हमारा ओपन एआई का स्टार्टिंग हुआ, लेकिन जो हमारा ओपन एआई था वो अभी अपने उसी प्रिंसिपल पर काम करता था जो कि था हमारा नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी। उसको अभी भी कोई भी प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं था, वो अभी भी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था और अपने सिटीजन्स और पीपल के सपोर्ट के लिए ही काम करता था। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा ओपन एआई, यानी कि आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप इसके अंदर जा सकते हैं, इसके अंदर वर्क कर सकते हैं और अपना वर्क करके इजीली बाहर आ सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। गाइस अभी तक मैंने आप सभी को बताया कि जो ये ओपन एआई था वो एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी था, लेकिन 2019 में आके इसने फॉर प्रॉफिटेबल सब्सिडरी को साइन करता है। क्यों किया, इसका उसने रीजन बताया कि मैंने इसलिए किया ताकि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं। मैं फंडिंग में इजीली जितना ज्यादा फंडिंग कलेक्ट करूंगा उनसे लोगों को ही प्रोवाइड करूंगा, और मेरा फंडिंग बस मैं उतना ही कलेक्ट करूंगा जितना कि इन्वेस्टर्स ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्टर को जब तक 100 गुना नहीं मिल जाता मैं तब तक ही अपना फंडिंग करूंगा। जब इन्वेस्टर को 100 गुना मिल जाएगा अपने मतलब कि इन्वेस्ट के, तो मैं इस फंडिंग को रोक दूंगा। लेकिन हाँ, इसने फॉर प्रॉफिटेबल सब्सिडरी को साइन कर लिया था। अब जिन लोगों को नहीं पता कि फॉर प्रॉफिटेबल सब्सिडरी क्या है, तो गाइस ये नॉन प्रॉफिटेबल का जस्ट अपोजिट है। जी हाँ, नॉन प्रॉफिटेबल में जैसे हम सभी को फ्री में सुविधा दिया था, अब फॉर प्रॉफिटेबल में हमको पैसे लेकर सुविधा दी जाएगी। लेकिन हाँ गाइस, ओपन एआई का फॉर प्रॉफिटेबल होने के बाद भी इनका अभी भी वही गोल था। वो गोल था हमारा एआई को साफ और बेनिफिशियल बनाना, मतलब लोगों को इजीली पहुंचाना और लोगों का इसका इजीली पहुंचना। चलिए गाइस अब जानते हैं कि एआई हम सभी के लिए कैसे खतरनाक है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं एआई के आने से क्या हुआ कि ऑटोमेशन जो है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। इससे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऑटोमेशन आने से क्या हुआ कि ऑटोमेटिक कार्स आ गए, ऑटोमेटिक बस आ गए, तो भाई ड्राइवर का नौकरी कहाँ गया? आखिर ड्राइवर बेरोजगार होंगे या नहीं? ऑटोमेशन आने से क्या हो रहा है कि लैपटॉप ऑटोमेटिक से अपना आर्टिकल टाइप कर दे रहा है, तो भाई टाइप राइटर का क्या होगा? उसका घर बर्बाद होगा कि नहीं? कहीं ना कहीं गाइस एआई के आने से हम सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और ऑटोमेशन भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। गाइस प्रेडिक्शन ये भी किया जा रहा है कि आने वाले 2030 तक 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ जॉबलेस पीपुल हो जाएंगे, अपने जॉब को त्याग देंगे। इसका रीजन क्या है? हमारा ऑटोमेशन, क्योंकि नौकरी मिलेगा ही नहीं, सारा काम टेक्नोलॉजी के बल पर होगा, तो जॉब कहाँ जाएंगे? जॉब ऑब्सोल्युटली की बात खत्म होंगे सारे जॉब्स। और दूसरा मेन रीजन है वो है हमारा प्राइवेसी कंसर्न। जी हाँ, प्राइवेसी इतना ज्यादा लोगों का लीक हो रहा है एआई के आने की वजह से कि मतलब कि आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी, जो हमारा प्राइवेट जितना भी हमारा प्राइवेसी है वो 1 लाख बार 1 सेकेंड में चारों तरफ ट्रांजिशन उसका होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बीच में कहीं से भी डाटा ब्रीच हुआ तो हमारा पूरा का पूरा प्राइवेसी लीक हो सकता है। तो एआई के आने से ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
और आज के जमाने में क्या यार, अभी 1-2 महीना पहले ही जो एआई के बड़ा मिसयूज हम सभी को देखने को मिला वो था हमारा डीप फेक। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है रश्मिका मंदाना का डीप फेक बनाया गया, साथ में हमारा एक एक्टर का भी डीप फेक बनाया गया। ये सभी डीप फेक बन रहे एआई की मदद से ही। गाइस पूरा फेस को ही लोग चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर फेस को तो छोड़िए, वॉइस को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप वॉइस सुन सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का हमारे वॉइस को भी चेंज कर दिया गया है। डीप फेक बहुत ही खतरनाक हो गया। ये मतलब किसी के जान तक, किसी के मान हानि तक को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। और गाइस यूके गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रेडिक्शंस किया है कि एआई के वजह से बहुत ही केमिकल अटैक्स हो सकते हैं, यानी कि जो टेरिटोरियल केमिकल अटैक्स होते हैं वो एआई की मदद से हो सकते हैं। और गाइस यहीं पर एक आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि 2027 तक एआई का कंपनी इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि जितना एक मतलब कंट्री, यानी कि जितना एक नीदरलैंड कंट्री है वो जितना ज्यादा बिजली को कंज्यूम करता है वो एक दिन के अंदर गाइस ये कंज्यूम करेगा। आप सोच सकते हैं कि एआई की कंपनी कितना ज्यादा धीरे धीरे बूम करने वाला है और खतरा तो उसके साथ ही बढ़ेगा। चलिए गाइस अब लास्ट में हम जान लेते हैं कि आखिर इससे बचने का तरीका क्या है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी थंबनेल पढ़ा था कि मैं आप सभी को बचाऊंगा, इसका मतलब कि मैं आप सभी को रीजन दूंगा कि आप सभी कैसे बच सकते हैं। पहला है हमारा, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कीजिए। किसी भी चीज का पासवर्ड को स्ट्रॉन्गली सेट कीजिए और इसको रेगुलरली आप अपडेट करते रहिए। ये नहीं कि एक पासवर्ड सेट कर दिया साल भर के लिए छोड़ दिया, नहीं, आप उसको मंथली वीकली अपडेट करते रहिए अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद अपने फोन्स को और अपने लैपटॉप्स को रेगुलरली आप अपडेट चेक करते रहिए। उसके बाद अगर आप इंक्रिप्शन का यूज नहीं करते तो कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, अपने एप्स के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, सभी के ऊपर आप इंक्रिप्शन का यूज कीजिए। इससे क्या होगा, जो प्राइवेसी है वो और ज्यादा ही बढ़ जाएगा। और हाँ, अपने कॉन्टेक्ट में ये जरूर से चेक करते रहिएगा कि क्या आपके कॉन्टेक्ट में कोई अननोन पर्सन तो नहीं है। अगर वो अननोन पर्सन है तो उसको जल्दी से जल्दी रिमूव कर दीजिए, वरना भाई ये एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको वीडियो कॉल आए किसी अननोन नंबर से, क्यों ना वो आपका भाई भी हो, तो आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया डीप फेक की मदद से फेस भी चेंज हो सकता है, आवाज भी चेंज हो सकता है, आपको पता तक नहीं चलता। एक महिला के साथ ऐसा ही होता, उसके साथ 4 लाख रुपए की ठगी हुई थी, उसके बेटे का ही फेस लगा के व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर। तो अगर आपको इतना मतलब डिमांड किया जाए तो आप फेस टू फेस बात कीजिए, या फिर आप उस पर ट्रस्ट मत कीजिए अगर अननोन नंबर से कॉल आता है तो। और अगर आपके पास कोई भी सस्पिशियस लिंक आता है तो उस पर भूल के भी क्लिक मत कीजिएगा। जो लगे लिंक आपको सही नहीं है उस पर क्लिक करना बेकार है, उसमें आपके साथ स्कैम या फिर आपके साथ हैक हो सकता है, क्योंकि एआई इतना खतरनाक हो गया कि आपको यार बहुत बर्बाद कर सकता है। और हाँ, आज को जनरेशन को मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आप सभी अपना जितना भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आप सबको डेली न्यूज सुनने में आता है कि इनका ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो गया, वो हो गया। क्यों होता है? हम सभी की वजह से ही होता है। हम सभी कोई गलती करते हैं, अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करते हैं, इसी की वजह से क्या होता है कि बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो उसको इंटरप्ट कर लेते हैं, उनको ब्लीच कर लेते हैं, और फिर क्या होता है वो लीगल मतलब कि लीक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कहीं तो लोग यार मतलब कि दिवालिया भी निकल जाता है इसकी वजह से। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, हमने जाना एआई का कैसे शुरुआत हुआ, एआई का रीजन क्या है, हम सभी कैसे बर्बाद हो रहे हैं और एआई से हम कैसे बच सकते हैं। वैसे अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप नेक्स्ट कमेंट में पार्ट 2 लिख सकते हैं, हम इसका पार्ट 2 भी लाने का बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।